अनीता एक ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, जिसमें अनीता अपने पति और बेटे के साथ अपने 3 देवरों के साथ रहा करती थी। अनीता के तीनों देवरों ने शादी नहीं की थी, जिस वजह से अनीता का बेटा राहुल घर का इकलौता वारिस था। ऐसे ही एक दिन राहुल अपना आर्मी का एग्जाम देने के लिए जाता है। तभी राहुल के सबसे बड़े चाचा मोहित अनीता से कहते हैं, अरे भाभी, आप क्यों फिक्र कर रही हो? देखना, हमारा राहुल ये एग्जाम पास कर लेगा और हम चारों भाइयों की तरह वो भी फौजी बनेगा। अनीता, मेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। अब इस घर में 1-2 फौजी नहीं बल्कि 5 फौजी होंगे। चिंता कैसे ना करूं? मैं चाहती थी कि मेरा बेटा कुछ और बने, लेकिन आप चारों भाइयों ने मिलकर उसे फौजी बनने पर मजबूर कर दिया। पर भाभी, आपको चिंता किस बात की है? अगर इस घर का बेटा भी फौजी बनेगा तो ये तो हमारे लिए फक्र की बात होगी। आपका तो गर्व से सीना चौड़ा होना चाहिए, और आप हैं जो परेशान हो रही हैं। आप चारों भाइयों का क्या है? आप चारों तो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। बॉर्डर पे निकल जाते हैं हाथ में बंदूक लेकर। मैं तो घर में अकेली रहती हूँ, मुझे फिक्र होती रहती है। एक भी रात ऐसी नहीं कि जब मैंने चैन की नींद ली हो। मेरा बेटा फौजी बनने जा रहा है। अब आप ही बताइए ना, कौन माँ चिंता नहीं करेगी? राहुल घर का इकलौता वारिस है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अनीता की बातें सुनकर अब चारों भाई सोच में पड़ जाते हैं। अब जैसे ही पेपर देकर राहुल घर आता है, राहुल के पिता और उसके चाचा उससे शादी की बात करते हैं। राहुल बेटा, हम 3 भाइयों ने शादी नहीं की ये सोचकर कि हर दिन हमारा बॉर्डर पर हमारा आखिरी दिन ना हो और हमारी बीवी विधवा ना हो जाए, पर हम नहीं चाहते कि तू भी हमारी तरह कुंवारा रहे। हाँ बेटा, तेरे चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए तुम हमारी बात मानो और शादी कर लो। हमें तुझ पर पूरा भरोसा है। शादी होने के बाद भी तेरी नौकरी लग जाएगी। हमारे घर को वारिस की जरूरत है। अगर तूने भी अपने चाचा की तरह शादी नहीं करी तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। राहुल बेटा, जल्दी से अपना जवाब दे दे, मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। माँ, आप सबको जो अच्छा लगे वो करिए। अगर आप सब चाहते हैं कि मेरी नौकरी लगने से पहले मेरी शादी हो जाए तो मैं इस शादी के लिए मंजूर हूँ। अब राहुल के हाँ कहते ही अनीता फटाफट लड़की देखने लगती है और बहुत जल्द अपने बेटे राहुल की शादी नेहा से करवा देती है। नेहा अपने ससुराल में आकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो 5 फौजियों की इकलौती बहू जो थी। ऐसे ही एक दिन राहुल के नाम का कॉरियर आता है, जिसे पढ़ने के बाद नेहा को पता चलता है कि अब राहुल की ज्वाइनिंग हो चुकी है और उसे भी नेहा के ससुर की तरह बॉर्डर पर जाना होगा। राहुल, आपको पता है, मैं बहुत खुश थी जब मुझे ये पता चला कि मेरे घर में सभी फौजी हैं, पर पता नहीं क्यों जब आज आप अपनी जंग लड़ने के लिए जा रहे तो मुझे दुख हो रहा है। नेहा, आंसू कमजोर औरत की निशानी होती है, इसलिए तुम्हें अपने इन आंसुओं को संभालना होगा। और देखना, मैं जंग से वापस जरूर आऊंगा। भगवान करे मेरे घर के 5 मर्द घर वापस आ जाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आप सब जंग जीत सकें। अब राहुल अपने चाचा और पिता के साथ अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपनी पहली जंग के लिए निकल जाता है, जहाँ राहुल अपने दुश्मनों से लड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर अनीता और नेहा अपने पति और घर के 5 फौजियों के लिए प्रार्थना करती है। हे भगवान, जैसे हर बार हमारा देश जीतता है, ठीक उसी तरह से इस बार की जंग में हमारे देश को विजयी बनाना और हमारे घर का चिराग सही सलामत हमारे घर वापस आ जाए। भगवान जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार मैं अपने सुहाग और ससुर के जीवन की लंबी कामना मांग रही हूँ। नेहा और अनीता भगवान के पास बैठकर दिन रात प्रार्थना करती है। ऐसे ही एक दिन नेहा की तबीयत खराब हो जाती है और वो मंदिर में पूजा करते हुए बेहोश हो जाती है। बहू, अरे ओ बहू, क्या हो गया तुझे? ठीक तो है ना तू? अब अनीता नेहा के मुंह पर पानी की छींटे डालती है और नेहा को उसके कमरे में ले जाती है और कुछ देर बाद डॉक्टर नेहा का जांच करने आती है और अनीता को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाती है। अनीता जी, परेशान मत हुई, अब बहुत जल्द आपके घर में खुशियाँ आने वाली है। अब तो आप मिठाई बांटने के लिए तैयारी कीजिए। क्या आप सही कह रही हैं ना डॉक्टर? मुझे ये खबर सुनकर सच में बहुत खुशी हो रही है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अब जैसे ही अनीता को इस खुशखबरी का पता चलता है, वो जल्दी से एक खत लिखती है और उसको कॉरियर कर देती है। कुछ दिनों बाद अनीता की चिट्ठी राहुल को मिलती है और जब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी माँ बनने वाली है, तो मानो जैसे उसकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता। पिताजी, चाचा जी, नेहा माँ बनने वाली है।
बस जल्दी से हमारी जंग खत्म हो और मैं अपनी नेहा के पास पहुंच सकूं। ऐसे समय में उसे मेरी जरूरत होगी। आज सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशखबरी मिली है, अब ये तो जंग हम ही जीतेंगे। देखना भैया, इस बार भी हमारे घर एक फौजी ही जन्म लेगा। मैंने तो सोच लिया है, लड़का हो या लड़की, वो भी हमारी तरह फौजी बनेगी और देश की सेवा करेगी। ये खुशखबरी सुनकर अब राहुल को विश्वास नहीं होता और वो दुगनी तेजी से और लगन के साथ इस जंग को लड़ता है। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और नेहा एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। अब जिस दिन नेहा अपनी बच्ची को जन्म देती है, उसी दिन राहुल अपने पिता और चाचा के साथ घर आता है। भगवान ने मेरी सुन ली। आज मेरे घर में खुशियां ही खुशियां हैं। आप सब वापस आ गए और घर में लक्ष्मी आ गई। भाभी, हम सिर्फ अकेले इस बार नहीं आए हैं, अपनी रिटायरमेंट साथ लेकर आए हैं। अब हम चारों भाई घर में बैठकर अपनी पोती के साथ खेलेंगे और उसे फौजी बनने की ट्रेनिंग देंगे। क्यों भैया? नहीं, मेरी पोती आर्मी ज्वाइन नहीं करेगी। तुम सब जान हथेली में लेकर घूमते रहते हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी पोती भी अपनी जान जोखिम में डाले। मैं माँ की बातों से सहमत हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी देश के लिए सेवा करे, एक फौजी बनकर नहीं बल्कि डॉक्टर बनकर। मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी और लोगों की जान बचाएगी। अनीता बहू, तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे घर में हर कोई फौजी है और बहू तुम भी तो 5 फौजी की इकलौती बहू हो। फिर तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारी बेटी फौजी न बनकर एक डॉक्टर बने? बस कीजिए, आप सब मेरी बेटी जो बनना चाहेगी वो बनेगी। आप सब उसकी जिंदगी का फैसला मत कीजिए। हमारे घर में सब फौजी हैं, इसलिए मैं माँ और नेहा की हालत समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है जब आप सब बॉर्डर पर जाते थे तो माँ की क्या हालत होती थी। इसलिए मेरी बेटी बड़ी होकर जो बनना चाहेगी वो बनेगी। मुझे लगता है राहुल बिल्कुल सही कह रहा है। हमें अपनी इस नन्ही सी परी की जिंदगी का फैसला अभी नहीं करना चाहिए। हमारी पोती को उसकी जिंदगी कैसे जीनी है उस पर छोड़ देना चाहिए। मेरी पोती अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आई है, इसीलिए मैं उसका नाम खुशी रखना चाहती हूँ। नेहा की बेटी अनीता की जिंदगी में खुशियां लेकर आई थी, इसलिए अनीता अपनी पोती का नाम खुशी रखती है और बड़ी होकर खुशी अपने दादा और पिता की तरह एक फौजी बनती है। रमन अपनी माँ नीतू और बीवी आंचल के साथ ही खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियां रमन के कंधों पर थी और रमन एक छोटी मोटी नौकरी करता था, जिस वजह से उसका घर सही तरीके से नहीं चल पा रहा था और यही समस्या रमन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसको परेशानियों में देख आंचल यानी रमन की पत्नी रमन से बोलती है, रमन जी क्या हुआ? मैं देख रही हूँ कि आप कुछ दिनों से बड़े ही परेशान हैं। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए ना। हाँ चल, परेशानी तो है, क्योंकि मैं इस कंपनी में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, पर अब तक मेरे मालिक ने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई और अगर मेरी सैलरी इतनी ही कम रही तो आगे घर का गुजारा करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे चलाऊं। ऊपर से मेरे शौक, मुझे उन्हें भी तो पूरा करना है। आप अपने मालिक से बात कर लीजिए, क्या पता वो आपकी सैलरी और बढ़ा दे, और अगर उन्होंने आपकी सैलरी नहीं बढ़ाई तो आप कोई और काम देख लेना। अब मुझे भी यही लगता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं शाम को आकर तुमसे बात करता हूँ। अब इसी तरह से रमन अपने ऑफिस चला जाता है और ऑफिस का सारा काम करके घर आता है। उसके सारे शौक और ख्वाहिशें ऑफिस और घर के बीच दबकर मरती जा रही थी। अब अमन ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के बीच में फंसकर रह जाता है, साथ ही उसके घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती है। इन सबसे परेशान आकर एक दिन रमन अपने दोस्त अमित से कहता है, अमित भाई, मैं तुझे एक सलाह देता हूँ, तू कभी शादी मत करना, क्योंकि जब से मैंने शादी की है तब से मेरे घर और ऑफिस के बीच में बिल्कुल फंस चुका हूँ मैं। मेरे सारे शौक दबे जा रहे हैं। मैंने ये सोचा था कि मैं खूब पैसे कमा लूंगा और खूब ऐशो आराम से जिंदगी जीऊंगा, लेकिन आज मैं 20-25 हजार की नौकरी कर रहा हूँ और ऊपर से अपना घर चला रहा हूँ। मेरे पास तो अब इतनी फुर्सत भी नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ बैठकर किसी दिन पार्टी कर सकूं। अरे भाई, तो फिर किसने तुझे कहा था गरीब लड़की से शादी करने के लिए? तू तो देखने में भी इतना स्मार्ट गुड लुकिंग है, तुझे तो किसी लड़की को फंसाना चाहिए था यार। अगर आज तू किसी अमीर लड़की से शादी करता तो आज तेरी मौज ही मौज होती। देख, तेरा भाई अमीर लड़की से शादी कर रहा है और बदले में तेरे भाई को दहेज में एक बंगलो, एक मर्सिडीज और बहुत सारा कैश मिल रहा है। मेरी तो निकल पड़ी बेटे अमीर लड़की से शादी करके। खैर, मैं चलता हूँ, मेरी किस्मत में तो आज भी रोना ही लिखा है और कल भी। इतना बोलकर रमन अपने घर जाता है
पर रमन के कानों में अब भी अमित की बातें गूंज रही होती है, जिसके बाद रमन मन ही मन सोचता है। अमित बोल तो बिल्कुल सही रहा है। मैंने बेकार ही आंचल जैसी गरीब लड़की से शादी करी। अगर मैंने भी किसी अमीर लड़की से शादी की होती तो आज मुझे गरीबी नहीं देखनी पड़ रही होती। इस तरह से रमन अपनी पहली शादी को कोसने लगता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रमन की मुलाकात कोमल नाम की एक अमीर लड़की से उसी के घर पर होती है। दरअसल कोमल रमन के मालिक के दोस्त की बेटी थी और रमन कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कोमल के पिता को देने के लिए उनके घर गया था। अब क्या था, रमन को देखते ही कोमल को उसके पहली नजर में प्यार हो जाता है। वो अपना दिल रमन को दे बैठती है। वो दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी चेंज कर लेते हैं। फोन पर घंटों घंटों बातें भी करते हैं। वैसे मेरे पापा बता रहे थे कि तुम शादीशुदा हो और अपनी पहली बीवी से तुम्हारी कुछ खास बनती नहीं। वैसे क्या रीजन है जो तुम अपनी पहली बीवी को पसंद नहीं करते? कोमल यार, शादी एक पवित्र रिश्ता होता है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी जैसे पवित्र रिश्ते को मैं बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। पर मेरी बीवी वो मुझसे खुश नहीं है क्योंकि मैं गरीब हूँ और उसे किसी अमीर लड़के से शादी करनी थी। तुम नहीं जानती पर मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है एक अमीर लड़के से। मैं ये सब कुछ जानता हूँ पर मैं फिर भी उसे छोड़ नहीं पाता। अब तो बस मुझे किसी का सहारा चाहिए, कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे दुखों को समझ सके ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी बीवी को छोड़ सकूं, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में खुश रहे और मैं भी। रमन की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर कोमल उसकी बातों में फंस जाती है और वो दोनों बहुत जल्द एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब रमन आंचल की अमीर सौतन को घर लेकर आता है, आंचल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपने पति से कहती है, रमन जी, आज मेरा जन्मदिन था और मुझे लगा था कि हर बार की तरह आप मेरे लिए कोई बहुत अच्छा तोहफा लेकर आएंगे। पर ये क्या, आप मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरे लिए मेरी अमीर सौतन लेकर आए हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा धोखा और ये अमीर सौतन क्यों ला कर दी? रमन जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा है, वो खुद तुम्हें छोड़कर जाना चाहती है। पर आंचल को देखकर तो लग रहा है कि वो तुम्हें नहीं बल्कि तुम उसे छोड़कर जाना चाहते हो और वो किसी अमीर लड़की को नहीं फंसा रही बल्कि तुमने मुझे फंसाया क्योंकि मैं अमीर हूँ। हाँ रमन, तू ऐसा निकलेगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तूने क्या सोचकर मेरी बहू के होते हुए इस अमीर सौतन को इस घर में ले आया? तुझे क्या लगा कि हम इस लड़की को स्वीकार कर लेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने ये सब कुछ हमारे लिए किया, हम सबके लिए किया। मेरी गरीबी, मेरी लाचारी की वजह से आंचल और माँ आप खुश नहीं थे। मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पा रहा था और कोमल, तुम भी तो मुझसे प्यार करने लगी थी और मैं तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। बस इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे शादी करके तुम्हें तुम्हारा प्यार दे दूं और अपने लिए खुशियां खरीद लूं। क्या मतलब है तुम्हारा रमन? कोमल, मैं आज भी अपनी पहली बीवी आंचल से ही प्यार करता हूँ और उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए मैं अपनी आंचल के लिए अमीर सौतन लेकर आया। मैंने तुमसे शादी करी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकती। बस इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे शादी करके तुम्हारा दिल ना दुखाऊं और अपने सारे सपने भी पूरे कर लूं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम दोनों को खुश रखूंगा, कभी भी किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस मुझे माफ कर दो, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। रमन की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है और कोमल उससे तलाक ले लेती है। पर बदले में कोमल उसे अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा देती है ताकि आंचल को फिर कभी रमन के हाथों धोखा ना मिले और रमन के भी सारे शौक पूरे हो सके। इस तरह से कोमल उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है और फिर कभी किसी बार भी दोबारा वापस नहीं आती। इस तरह से अब आंचल उसके साथ तो रहती लेकिन उसको कभी माफ नहीं करती और पछतावे में रमन जिंदगी भर चलता रहता कि उसके अमीर होने की लालच की वजह से 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। चूचू चिड़िया की कहानी। सुंदरबन जंगल में बबली कबूतरी अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। बबली कबूतरी की बड़ी बेटी चिंकी चिड़िया बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसकी छोटी बेटी टुनटुनी चिड़िया बहुत ही तेज और मॉडर्न किस्म की चिड़िया थी।
टुनटुनी चिड़िया को अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना, मूवी प्लान करना, पार्टियां करना बहुत पसंद था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बड़ी बहन चिंकी चिड़िया से कहती है, चिंकी दीदी, आप इतनी सीधी और सिंपल क्यों हो? आजकल की चिड़िया बहुत ही तेज और मॉडर्न होती है, तुम्हारी जैसी सीधी सादी नहीं। अब मुझे ही देख लो, मैं कितनी ब्यूटीफुल और मॉडर्न लगती हूँ। आपको देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि आप मेरी बहन है। बस बस, ज्यादा बातें मत बना। अगर तेरा सजना सवरना हो गया है तो चल जल्दी, कॉलेज के लिए देर हो रही है। क्या दीदी, आप ही हर समय बस कॉलेज पढ़ाई यही सब करती रहती हो। क्या तुम्हारा घूमने फिरना और पार्टी करने का मन नहीं करता? मैं आज अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। अगर तुम्हें अकेले कॉलेज जाना है तो जाओ। ये क्या बदतमीजी है टुनटुनी? तुम आए दिन कॉलेज बंक कर रही हो। तुम कल भी कॉलेज ना जाकर अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गई थी। मैंने अभी तक ये बात मम्मी को नहीं बताई है। अगर बता देना तुम्हारी बहुत ज्यादा धुनाई होगी। दीदी, अब आपको कॉलेज जाने में देर नहीं हुई। अगर आपका भाषण खत्म हो गया तो आप कॉलेज जा सकती हैं। मुझे ना ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। अपनी छोटी बहन से बात सुनकर चिंकी चिड़िया अकेले ही कॉलेज चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं, पर एक दिन चिंकी चिड़िया की मौसी सुंदरी कौवी उनके घर आती है। अपनी बहन को देखकर बबली कबूतरी बहुत खुश होती है और कहती है, और बताओ सुंदरी, आज इतने समय बाद कैसे आना हुआ? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? और जीजा जी भी ठीक है? हाँ बबली दीदी, घर में सब ठीक है। आप बताओ, आप कैसी हो? चिंकी और टुनटुनी कहीं नजर नहीं आ रहे? सुंदरी, चिंकी और टुनटुनी कॉलेज गई है। शाम को जब दोनों कॉलेज से घर आ जाएंगे तो दोनों से मिल लेना। चल, आज बाकी बातें तो होती रहेंगी, अभी खाना खा लेते हैं। शाम को चिंकी और टुनटुनी कॉलेज से घर वापस आती हैं तो घर में अपनी मौसी को देखकर बड़ी खुश होती है। टुनटुनी सुंदरी से कहती है, मौसी जी, आप कब आई? अगर हमें पहले पता होता कि आप आ रही हैं तो आज हम कॉलेज नहीं जाते। अरे टुनटुनी बेटा, तुम सबसे मिलने का अचानक मन हुआ तो चली आई। बहुत अच्छा किया मौसी जी आपने, क्योंकि आपसे मिलने का हमारा भी बड़ा मन था। टुनटुनी चिड़िया को इतना बोलता देख सुंदरी कौवी बबली कबूतरी से कहती है, अरे बबली दीदी, आपकी बड़ी बेटी चिंकी चिड़िया तो बोलती ही नहीं, आप इसकी शादी कैसे करेंगी? नहीं नहीं सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बेटी बस थोड़ा कम बोलती है, लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार है। अगर इसके लिए तेरी नजर में कोई अच्छा रिश्ता है तो मुझे बता। अगले साल इसकी पढ़ाई खत्म होते ही मैं इसकी शादी कर देना चाहती हूँ। दीदी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरी ना ननद का बेटा है कालू कौआ, वो शहर में नौकरी करता है। आप चिंकी से उसकी शादी करवा दो। इस तरह से धीरे धीरे पूरा 1 साल बीत जाता है और अब सुंदरी के ननद के बेटे कालू कौवे से चिंकी चिड़िया की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। चिंकी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। शादी के कुछ समय बाद टुनटुनी चिड़िया चिंकी चिड़िया से मिलने उसके घर आती है। टुनटुनी चिड़िया को देखकर चिंकी चिड़िया कहती है, अरे टुनटुनी, तू अचानक से यहाँ? कल ही माँ से फोन पर बात हुई थी, लेकिन उन्होंने तो तेरे आने के विषय में कुछ नहीं बताया। तभी कालू कौवा बीच में बोलता है, अरे चिंकी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? टुनटुनी तुम्हारी छोटी बहन है, ये हमारे घर पर कभी भी आ सकती है। आइए आइए साली साहिबा, घर में पधारिए। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपके आने से घर में 4 चांद लग गए। टुनटुनी को देखकर कालू कौवा बहुत खुश था। उसे टुनटुनी की खूबसूरती के आगे अपनी पत्नी फीकी नजर आ रही थी। वो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी साली टुनटुनी के साथ बिताने लगा। ये बात चिंकी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो करती भी क्या, टुनटुनी चिड़िया जो उसकी बहन थी, धीरे धीरे कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से शादी करके उसे अपनी पहली पत्नी की सौतन बनाकर घर ले आता है। जब अपने पति के साथ चिंकी चिड़िया अपनी बहन को दुल्हन के जोड़े में देखती है तो वो दंग रह जाती है और रोते हुए कहती है, ये आपने क्या किया कालू जी? अगर आपको दूसरी शादी करनी थी तो आपने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों खराब की? देखो चिंकी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी। वो तो मैंने बस सुंदरी मामी का दिल रखने के लिए तुमसे शादी की, क्योंकि तुम मुझे मेरे लेवल की बिल्कुल नहीं लगती। टुनटुनी को देखो कितनी खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती के आगे तो तुम कुछ नहीं हो। ये कितनी मॉडर्न है और तुम कितनी सिंपल सी दिखाई देती हो। मुझको हमेशा से टुनटुनी जैसी मॉडर्न पत्नी चाहिए थी। चिंकी चिड़िया दुखी होकर अपने मायके चली जाती है।
और खुद एक कंपनी में जॉब करने लगती है और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपना जीवन बिताती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है कालू कौवा दूसरी शादी किससे करता है? दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।